हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। लास्ट आप लोगों ने पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में इफ एल्स के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट हमने खत्म कर दिया था। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स भी मैंने आपको बता दिया था। स्विच केस का ओवरव्यू मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा स्विच केस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और स्विच केस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस और स्विच केस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो स्विच केस जो है आपका, आपको अच्छी तरह से पता है स्विच केस इज आल्सो जस्ट लाइक इफ एल्स की तरह ही होता है, लेकिन जो स्विच केस होता है वो फास्ट होता है, उसका वर्किंग जो होता है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन देन इफ एल्स के कंपैरिजन में वो वर्क उसका काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे स्विच केस का सिंटैक्स। सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं, मैं बस ओवरव्यू ही बता रहा हूं आपको पहले। स्विच के अंदर जो वो वैल्यू हम लेते हैं जो हम यूजर से ले रहे हैं, वही सेम वेरिएबल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट होता है स्विच का, फिर यहाँ पे केस बनता है केस 1, फिर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट, फिर आपका ब्रेक, फिर कोलन सेमी कॉलन, और ये कोलन है और ये सेमी कॉलन है, दोनों में डिफरेंस है। फिर केस 2 आएगा, फिर कोलन आएगा, फिर स्टेटमेंट आएगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर केस 3 आएगा, फिर स्टेटमेंट आएगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर आपका डिफॉल्ट आएगा, और फिर ये कोलन आएगा, और फिर स्टेटमेंट, और फिर स्विच केस आपका क्लोज होगा, फिर मेन क्लोज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसका सिंटैक्स है। स्विच केस हम लिखते हैं स्विच के बाद यहाँ पे हमने वैल्यू दी है, मतलब वेरिएबल का नेम, जो वेरिएबल हमको यूजर से मिल रहा है वो वेरिएबल हमने यहाँ दिया है, ये वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी। एंड देन आफ्टर यहाँ पे केसेस बने हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 केसेस, सिर्फ 3 केस दिख रहे हैं, जबकि आप अपने स्विच केस के अंदर बहुत ढेर सारे केसेस ले सकते हैं, 3 से भी ज्यादा, 3 से कम भी ले सकते हैं, 10, 20, 25, 50 जितने मर्जी उतने केसेस आप ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी जरूरत कितनी है। ओके, जितनी जरूरत है उतने केसेस बनाएंगे आप। केस यहाँ लिखा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहला केस 1 लिखा है, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट में आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक सिंगल लाइन देना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मोर देन 1 लाइन्स हो सकती हैं स्टेटमेंट में, 10, 20, 50, 100 लाइन्स भी हो सकती हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो केस के बाद फिर हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, जो भी स्टेटमेंट हमको लिखना था वो लिखा, और लिखने के बाद फिर ब्रेक लिखा। हर एक केस के खत्म होने के बाद यहाँ पे ब्रेक आता है। ब्रेक का काम ये होता है कि जब कोई भी केस जब एग्जीक्यूट हो जाता है, तो किसी भी पर्टिकुलर केस के एग्जीक्यूट होने के बाद वो किसी दूसरे केस में एंट्री ना करे, इसके लिए वहीं से ब्रेक करके बाहर निकाल दिया जाता है। ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या करता है, ब्रेक जो है, ब्रेक मींस ब्रेक लगा देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक होता है, बिल्कुल वैसे हम जब ब्रेक लगाते हैं तो हम रुक जाते हैं, मतलब वहीं पे रुक जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। तो बिल्कुल वैसे ही जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, दैट मींस इसके आगे वाली चीजों को कंटिन्यू नहीं करेगा, इसके आगे वाली चीजों को कंटिन्यू नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा। स्विच केस आपका वहीं रुक जाएगा, वहीं से बाहर हो जाएगा कंपाइलर। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्रेक के लिए कहा जाता है कि अपने नियरेस्ट ब्रैकेट से कंपाइलर को बाहर जंप करा देता है, अपने नियरेस्ट ब्रैकेट से बाहर जंप करा देता है, जंप करा करके ले जाता है, ये ब्रेक, ये इसका काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि स्विच केस, ये केस 1 दिखा आपको, ब्रेक लगा, फिर केस 2, फिर केस 3, केस 4, केस जितने भी केसेस आप लगाएंगे उतने, और फिर डिफॉल्ट। इन सब का मतलब क्या है वो देख लीजिए। एन में वैल्यू जितनी भी होगी, जो भी वैल्यू दी जाएगी, वो वैल्यू क्या करेगा, इस केस से वो कंपैरिजन करेगा। केस 1, अगर हमने एन में वैल्यू 2 दी है, सपोज दैट कि हमने एन में वैल्यू 2 दी है, तो ये एन क्या करेगा, पहले इससे ये 2 इस 1 से कंपैरिजन करेगा। क्या इसके इक्विवेलेंट है? नहीं है। इसके इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या होगा, इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, दैट मींस इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वो इसमें एंट्री नहीं करेगा तो ना तो इसमें जाएगा ना ब्रेक के पास जाएगा, वो सीधा कहां चला जाएगा, केस 2 पे जाएगा। केस 2 से अगर वो मैच कर गया तो उसमें एंट्री होगी, अगर वो मैच नहीं किया तो फिर वो
उसमें भी एंट्री नहीं होगी, केस 3 पे पहुंच जाएगा। अंडरस्टैंड? केस 3 पे में से अगर मैच करेगा तो इसके अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज वो केस नेक्स्ट केस पे पहुंचेगा। अगर नेक्स्ट केस नहीं है तो डिफॉल्ट पे जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे थे, हमने 2 दिया था, पहले से मैच नहीं किया, दूसरे पे आया, दूसरे से मैच कर गया, केस 2 से मैच कर गया, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट में जो भी आपने लिखा होगा वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। एंड देन आफ्टर प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि ये हमारा कंपाइलर जो है इस स्विच केस से, मतलब यहाँ पे इससे बाहर आ जाएगा। स्विच केस का ब्रैकेट है ये, स्विच केस से ये बाहर आ जाएगा हमारा कंपाइलर, मतलब इसके आगे वाले केसेस में वो नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं इसके बाद, सपोज दैट हमने 2 नहीं दिया है, हमने दे दिया 7। अगर हमने n की वैल्यू 7 दी है तो क्या होगा, पहले से कंपैरिजन करेगा, वैल्यू मैच नहीं करेगी, दूसरे से कंपैरिजन करेगा, वैल्यू मैच नहीं करेगी, तीसरे से कंपैरिजन करेगा, वैल्यू मैच नहीं करेगी, इसके अलावा और भी केसेस होंगे उनसे भी मैच करेगा। अगर वैल्यू मैच नहीं होती है तो ऑन दैट टाइम वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जाता है डिफॉल्ट पे। अंडरस्टैंड? ऊपर के गिवन केसेस में से किसी भी केसेस से अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे जाता है, और डिफॉल्ट में जो हमने स्टेटमेंट लिखा होता है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। अंडरस्टैंड? ये था स्विच केस का सिंटैक्स और स्विच केस का ओवरव्यू। क्लियर है? अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज दैट हमने आपको कह दिया वीक डेज का एक प्रोग्राम करना है, स्विच केस पे बेस्ड एक वीक डेज का प्रोग्राम करना है। वीक डेज में क्या होगा, अगर हम 1 देते हैं तो मंडे आए, 2 देते हैं तो ट्यूसडे आए, 3 देते हैं तो वेडनेसडे आए, इस तरीके से करके ये प्रिंट होगा। तो वीक डेज का प्रोग्राम हम देख लेते हैं। वीक डेज में हमने क्या किया, यहाँ पे वॉइड मेन एन ना लेकर के हम डब्ल्यू ले रहे हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। हम तो मीनिंगफुल लेना चाह रहे थे इसलिए हमने वीकडेज के लिए डब्ल्यू लिया, WD भी आप ले सकते थे, आपकी मर्जी है। तो जो वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे यूजर से गिवन, यहाँ पे आप क्लास बना लेंगे, क्लास ABC या वीक नाम से बना लेंगे। वीक नाम से आपने क्लास बनाया, इसके बाद आपका यहाँ पे वॉइड मेन आ रहा है, मेन में आपने एक वैल्यू दे रखी है, और इसके बाद स्विच के अंदर वही वेरिएबल जाएगा जो आपने यूजर से लिया होगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद केस 1, अब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे लेकिन इन सबको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है और ये सारी चीजें इसमें आ नहीं पाएंगी वीक डेज के प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, फिर यहाँ पे कोलन होगा और फिर यहाँ पे होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखेंगे हम, मंडे। ये आपका मंडे हो गया। अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर यहां पे लगेगा आपका ब्रेक। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 आएगा आपका, फिर SOPLN मैं लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही होगा यहाँ पे, ट्यूसडे हम लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन आफ्टर फिर से हम ब्रेक लेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर केस 3 हमने लिखा यहाँ पे, फिर SOPLN वेंसडे, देन आफ्टर ब्रेक लगेगा फिर से, देन आफ्टर केस 4 फिर से हम SOPLN लेंगे, थर्सडे, फिर आपका ब्रेक होगा, फिर केस 5 है, फिर SOPLN फ्राइडे, ये फ्राइडे हो गया, फिर यहां पे हमने ब्रेक लिया। अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर हम और आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे वाला प्रोग्राम मैं यहां कर रहा हूं। फिर केस 6 मिलेगा आपको, केस 6 के बाद फिर SOPLN आप लेंगे सैटरडे, यहां आप सैटरडे लेंगे, एंड देन आफ्टर
फिर यहाँ पे भी ब्रेक लगेगा, फिर आपका होगा केस 7, फिर यहाँ आप लेंगे संडे, एंड देन आफ्टर लगेगा आपका डिफॉल्ट, फिर यहां पे भी आप लेंगे SOPLN, रॉन्ग चॉइस। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर यूजर वैल्यू W में वैल्यू अगर 1 देता है तो मंडे प्रिंट करेगा, अगर वो 2 देता है तो ट्यूसडे, 3 देता है तो वेंसडे, 4 देता है तो थर्सडे, 5 देता है तो फ्राइडे, 6 देता है तो सैटरडे, 7 देता है तो संडे प्रिंट करेगा। अदर देन दैट, अगर इन सातों के अलावा, इन 7 केसेस जो हमने दे रखे हैं, इन 7 केसेस के अलावा अगर वो कुछ और देता है, 1 मिनट ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पे मैंने ब्रेक छोड़ दिया था गलती से, यहाँ ब्रेक छूट गया है, ब्रेक मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अदर देन दैट देता है तो क्या होगा, डिफॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और रॉन्ग चॉइस लिख के आएगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ बात आ रही है एक और चीज, यहाँ कंफ्यूजन होता है कि डिफॉल्ट में हमने ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में आप ब्रेक लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वैसे लगाया नहीं जाता है, लेकिन आप लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, ब्रेक लगाया ही क्यों जाता है, ये ध्यान से सुन लीजिए। ब्रेक हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद वो नीचे ना जाए, दूसरे स्टेटमेंट पे ना जाए, दूसरे केसेस पे ना जाए। तो डिफॉल्ट तो ऑलरेडी सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है ना आपका, तो इसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई भी लाइंस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई केसेस नहीं, तो ब्रेक लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ब्रेक नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम स्विच केस का देखते हैं। स्विच केस का एक नेक्स्ट प्रोग्राम है वॉवेल और कॉन्सोनेंट बेस पे। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है वो पहले देख लीजिए। यूजर गिवन प्रोग्राम है, यूजर एक वैल्यू दे रहा है, एक कैरेक्टर वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स एक कैरेक्टर दे रहा है, और आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू ये चेक करके बताना है कि वो जो कैरेक्टर है, गिवन कैरेक्टर, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का ये प्रोग्राम है आपका, ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्कैनर के थ्रू किया हुआ है, जिससे आपको स्कैनर से हम कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाला जो प्रोग्राम था आपने वो भी स्कैनर के थ्रू आप कर सकते थे, ऐसी कोई इशू नहीं है उसमें। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लास हमने अल्फाबेट नाम से बना लिया, वॉइड मेन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर CH नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमको पता है क्या करना है, यूजर से हमें कैरेक्टर वेरिएबल लेना है, कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, तो हमें उसके लिए क्या लेना होगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना होगा। स्कैनर, न्यू स्कैनर system.in, स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब यहाँ पे system.out.println, सबसे पहले यहाँ एक मैसेज मिलेगा आपको, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर टू फाइंड अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यूजर वैल्यू देगा, दैट मींस जो यूजर वैल्यू देगा वो उठ करके कहां चला जाएगा, CH में स्टोर हो जाएगा। CH इक्वल टू st.next.char@0, ये इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने का सिंटैक्स होता है। अगर यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होता, अगर ये INT होता तो क्या होता है, sc.next सिर्फ लिख करके हम रख देते, तो उससे क्या होता है, वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। इसके बाद स्विच केस में CH, स्विच हमने लगाया, यही CH जो वेरिएबल यूजर से मिल रहा है हमको वैल्यू, जो वो CH में स्टोर हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको पता ही है। अब ये CH जो है क्या करेगा, हर एक केसेस से कंपैरिजन करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पहले केसेस में हमने 1 2 3 4 दिया था, क्योंकि वो इंटीजर टाइप था इसलिए। लेकिन यहाँ एक कैरेक्टर बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर्स देने होंगे। तो वॉवेल हमारे जितने भी हैं, AEIOU, 5 वॉवेल्स हैं हमारे, तो उन वॉवेल्स को हमने केस A सिंगल कोट्स के अंदर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर होता है। तो A को हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिया है पहले केस में, फिर उसके बाद SOPLN ने वॉवेल प्रिंट करा दिया है, फिर ब्रेक लिया, फिर दूसरे में E को AEI, सारे केसेस में मैंने लिया है OU। 5 केसेस तो आपके यही हो गए। एंड देन आफ्टर एक लास्ट आपका डिफॉल्ट बनता है। तो डिफॉल्ट में हमने क्या लिया है, कॉन्सोनेंट, कि अगर इनमें से वो नहीं देता है तो इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर अगर वो देता है तो उसमें से क्या होगा, वो सीधा सीधा दिखाएगा कि वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है।
इन सेम प्रोग्राम को आप इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे आपकी मर्जी करें। मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो इफ एल्स के थ्रू हो जाते हैं वो स्विच केस से भी हो जाते हैं, जो स्विच केस से हो जाते हैं वो इफ एल्स से भी हो जाते हैं। मैक्सिमम प्रोग्राम्स के साथ ऐसा है। तो फिलहाल हमने ये प्रोग्राम देखा, अब हम इसका आउटपुट भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आउटपुट क्या आ सकता है। सपोज दैट हमने जो वैल्यू ch में दी है, ch की वैल्यू अगर हमने दी है t, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसकी वैल्यू t दी है तो क्या होगा, ch में वैल्यू t है, ये इससे कंपैरिजन करेगा, मैच नहीं कर रहा है, नेक्स्ट केस पे जाएगा, इससे भी मैच नहीं कर रहा, 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 डिफॉल्ट पे चला जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं है आपको। ओके, और क्या प्रिंट कर देगा, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे हमने अगर c दे दिया, i दे दिया है, i, ठीक है। अब ये क्या होगा, ch में वैल्यू i हो चुकी है, a से कंपैरिजन करेगा, कोई इशू नहीं है, कोई मैच नहीं है, यहाँ पे e से कंपैरिजन करेगा, कोई मैच नहीं है, यहाँ ये मैच कर जाएगा, जैसे ये इससे मैच करेगा तुरंत वॉवेल प्रिंट कर देगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो ये इस तरीके से इस प्रोग्राम का आउटपुट और ये प्रोग्राम हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें आपको? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, थैंक यू। अब इसी प्रोग्राम पे हम आपको एक और चीज बता देते हैं, इसी सेम प्रोग्राम पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं फॉल थ्रू स्टेटमेंट का। फॉल थ्रू स्टेटमेंट स्विच केस में आपने सुना, आप सुनेंगे एक फॉल थ्रू स्टेटमेंट। फॉल थ्रू स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे। फॉल थ्रू स्टेटमेंट होता क्या, सबसे पहले तो हम ये जान लें। कहा जाता है एब्सेंस ऑफ द ब्रेक, एब्सेंस ऑफ ब्रेक इन अ स्विच केस, एब्सेंस ऑफ ब्रेक इन अ स्विच केस इज नोन एज द फॉल थ्रू स्टेटमेंट। सिंपल एक छोटा सा छोटी सी लाइन का एक इसका डेफिनेशन है, एब्सेंस ऑफ अ ब्रेक इन अ स्विच केस इज कॉल्ड अ फॉल थ्रू स्टेटमेंट। जैसे जितने भी केसेज आपने लगा रखे हैं स्विच के अंदर, इस केसेज के अंदर यहाँ पे ब्रेक अगर हम हटा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम सपोज दैट यहाँ पे ब्रेक हमने हटा दिया और हमने ch में वैल्यू a दी है, तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वॉवेल प्रिंट करेगा, और उसको प्रिंट करने के तुरंत बाद ब्रेक लगाया तो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर आ जाता है कंपाइलर हमारा। लेकिन यहाँ अगर ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा और इसको कंपैरिजन नहीं करेगा, फिर वो डायरेक्टली इसको भी प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ ब्रेक लगा तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा तो फिर नेक्स्ट केस में चला जाएगा। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है फॉल थ्रू, वो आगे बढ़ता जाता है, फॉल होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वो कब, जब आपका ब्रेक एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ अ ब्रेक इन अ स्विच केस इज नोन एज द फॉल थ्रू स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? अब इस पे मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस पे फॉल थ्रू स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है और कैसे कैसे हम उस पे आउटपुट देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस स्विच केस में हमने आपको फॉल थ्रू बताया कि फॉल थ्रू स्टेटमेंट क्या होता है। फॉल थ्रू का हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फॉल थ्रू वर्क कैसे करता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, फॉल थ्रू प्रोग्राम करीब करीब वही है जो हमने अभी जस्ट लिखा था। फिलहाल मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए हैं। int ch नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया है, स्कैनर के थ्रू हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्लीज एंटर अ नंबर, यूजर से हम एक नंबर मांग रहे हैं, वो नंबर यूजर देगा और वो ch में स्टोर होगा। स्विच केस में हमने ch को डाल दिया है। यहाँ पे केस 1, ओके, केस 1 SOPLN मंडे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 1 आएगा तो मंडे आएगा, 2 आएगा तो हेलो आएगा, 3 आएगा तो ये आएगा। इस तरीके से करके प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मैंने कुछ जगहों से ब्रेक हटा दिया है। अब देखिएगा आप इसका आउटपुट क्या आएगा। जब हमने ch की वैल्यू 1 दी है उस टाइम पे आउटपुट क्या आएगा हम देखते हैं। ch की वैल्यू 1, दैट मींस वो इस केस से कंपैरिजन करेगा, केस 1 से, और जब 1 से कंपैरिजन करेगा तो मंडे प्रिंट करेगा। 1 के केस में मंडे प्रिंट कर दिया। एंड देन आफ्टर इसके नीचे कोई ब्रेक है, नहीं है। ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली केस 2 पे चला जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली केस 2 पे चला जाएगा और केस 2 में क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो, तो ये हेलो भी प्रिंट करेगा यहाँ पे।
देन आफ्टर यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है तो ये यहीं से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं CH में अगर हमने दिया है वैल्यू 8 तो क्या होगा। अगर हमने CH में वैल्यू 8 दी है तो क्या होगा। इस पे जाएगा, कंपैरिजन करेगा, मैच नहीं कर रहा, इस पे भी 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 नहीं कर रहा, डिफॉल्ट में चला जाएगा, डायरेक्ट रॉन्ग चॉइस आएगा इसका। ध्यान से देखिएगा, जब पहला वाला हमने CH1 दिया था, CH की वैल्यू, ऑन दैट टाइम क्या हो रहा था, मंडे आया, मंडे आकर नॉर्मली क्या होता है स्विच केस में, एक पर्टिकुलर को स्टेटमेंट को देख करके आउटपुट दे करके उसके बाद बाहर चला जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, मंडे प्रिंट किया, मंडे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं मिला तो वो नेक्स्ट केस पे चला गया। दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू। यही फॉल थ्रू हो रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट पे ऑटोमेटिकली वो चला जा रहा है और उसको भी वो प्रिंट करने लग रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू, यही फॉल थ्रू है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट में हमने CH इक्वल टू 8 दिया था, उसमें आपने देख लिया। अब तीसरे में हम देखते हैं CH की वैल्यू अगर हमने दी है 3 दिया है तब क्या आउटपुट आता है, हम यहां से देखते हैं। CH की वैल्यू 3, पहले पे मैच नहीं किया, दूसरे केसेस पे भी मैच नहीं किया, तीसरे केस पे मैच कर गया तो यहाँ पे आउटपुट आपको ट्यूसडे मिलेगा। ट्यूसडे के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं दिखा आपको तो कहां चला जाएगा, केस 4 पे जाएगा और थर्सडे भी प्रिंट करेगा। ठीक है, थर्सडे के बाद फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेक, तो यहां से वो बाहर हो जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे भी आपको फॉल थ्रू देखने को मिला। अंडरस्टैंड? अब हम इसके बाद बात करते हैं, एक और मैं आउट क्वेश्चन लेता हूँ, वैल्यू लेता हूँ CH में। CH इक्वल टू हमने लिया 5, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है ये, हमने वैल्यू लिया 5, इस पे गया कोई मैच नहीं हुआ, इस पे भी गया मैच नहीं हुआ, इस पे भी गया मैच नहीं हुआ, इस पे भी गया मैच नहीं हुआ, यहां आया तो ये इसको मैच मिला। दैट मीन्स 5 वैल्यू इसकी मिल गई, तो फ्राइडे प्रिंट करेगा फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद यहाँ पे ब्रेक होना था जो नहीं है, जिसकी वजह से फॉल थ्रू होकर के वो डिफॉल्ट को भी प्रिंट करने चला जाएगा और डिफॉल्ट में वैल्यू रॉन्ग चॉइस है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा, फ्राइडे एंड रॉन्ग चॉइस दोनों ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू, दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू। 1 लाइन का डेफिनेशन था इसका, सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ अ ब्रेक इन अ स्विच केस इज कॉल्ड अ फॉल थ्रू स्टेटमेंट। क्लियर है? और उसके एब्सेंस से हो क्या रहा है, स्विच के ब्रेक के एब्सेंस से क्या हो रहा है, व्हेन द ब्रेक इज एब्सेंस इन द स्विच केस द कंपाइलर मूव टू द अनदर केस ऑटोमेटिकली, दूसरे केस पे ऑटोमेटिकली जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यही फॉल थ्रू स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड? थैंक यू। यहाँ पे चलते हैं, स्विच केस का एक नेक्स्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम में स्विच केस के थ्रू एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें, मेन्यू मीन्स व्हाट। मेन्यू मीन्स जहाँ पे लिस्ट होती है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे एक मेन्यू मिलता है आपको, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में नंबरिंग दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं, मुझे ये वाला चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम के अंदर जो होता है बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। उन सारे ऑपरेशंस में से हम चूज करेंगे, हम चॉइस देंगे कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो ये परफॉर्म होगा, 2 प्रेस करते हैं तो ये परफॉर्म होगा, 3 प्रेस करते हैं तो ये परफॉर्म होगा। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर नंबर प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे वो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये आप वहां पे एक देंगे, एक मेन्यू देंगे कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो ये, 2 प्रेस करते हैं तो ये, 3 प्रेस करते हैं तो ये। मींस आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पे एक मेन्यू आए, उस मेन्यू के अकॉर्डिंग यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस बटन को प्रेस करे और प्रेस करके वो उसका आउटपुट ले सके। तो ये होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने आधा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है फिलहाल। तो हमने सबसे पहले क्लास कैलकुलेटर नाम का एक क्लास बना लिया, वॉइड मेन हमने बनाया, एक यहाँ पे हमने CH नाम का चॉइस के लिए एक हमने वेरिएबल ले रखा इंटीजर टाइप, स्कैनर का क्लास बना लिया, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, वो सब क्लियर ही आपको। इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने नंबर्स यूजर से ले लिए हैं, यूजर से हमने 2 नंबर ले लिए क्योंकि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 2 नंबर्स पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो भी हमको यूजर से ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, system.out.println प्लीज एंटर 2 नंबर्स फॉर द परफॉर्मिंग ऑपरेशन, एक मैसेज पास किया जिससे यूजर को ये समझ में आया कि हाँ 2 वैल्यू मांगी जा रही है।
तो दो वैल्यू मांगी जा रही है, तो यूजर जो दो वैल्यू देगा, पहली वैल्यू उसने जो भी दी वो किसमें स्टोर हो जाएगा, n1 में। हमने यहाँ पे एक n1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक n2 नाम का वेरिएबल, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। पहली वाली वैल्यू n1 में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू n2 में स्टोर हो जाएगी। अंडरस्टैंड। एंड देन आफ्टर फिर से एक मैसेज पास होगा यहाँ पे, प्लीज एंटर योर चॉइस। आप अपनी चॉइस एंटर करिए। system.out.println प्लीज एंटर योर चॉइस। यहाँ पे भी SOPLN हमने लिखा है, system.out.println ही होगा। प्रेस 1, यहाँ पे देखिए ये मैसेज मैंने प्रॉपर कैसा पास किया है ये आप देख सकते हैं। प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। तो ये जो मैसेज आपको दिख रहा है ये मैसेज आप पास कर सकते हैं। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने कॉमा दे करके दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि SOPLN करके अलग अलग लाइंस में देना चाहते हैं तो थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा, आप वैसा भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब जब यूजर को ये दिखाई देगा कि इनमें से कोई भी वैल्यू एक प्रेस करनी है, प्रेस करने के बाद उसको क्या होगा, उसको ये पता चल पाएगा कि यूजर ने क्या दिया है। तो उसको हम किसमें, हमने ch नाम का एक वेरिएबल इसीलिए ले रखा था, तो ch इक्वल टू sc.next int के थ्रू क्या हो गई, वैल्यू जो मिली वो ch में चली गई। अब हमें पता तो है नहीं कि ch में वैल्यू क्या मिली है, तो उसी ch को उठा करके हम स्विच केस के अंदर डाल देंगे। स्विच बनाया हमने, यहाँ पे हमने ch ले लिया। अब यहाँ बनाएंगे हम केस 1। अगर 1 होगा तो 1 के केस में यहाँ क्या दिख रहा है, एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट के लिए, c नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। c इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 और n2 में वैल्यू तो आ चुकी है, हमें सिर्फ एडिशन करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर SOPLN हमको इसको प्रिंट भी कराना है। रिजल्ट इज, या फिर कोई भी प्रॉपर मैसेज आप पास कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है क्या होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक लगाने के बाद हम दूसरे केस में जाएंगे। इसके आगे हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। केस 2 में क्या हो रहा है, c इक्वल टू n1 माइनस n2 कर दिया हमने, और SOPLN यहाँ पे हमने इसको रिजल्ट इज प्लस c। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर से हम यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद फिर हम केस 3 यूज करेंगे। c इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 3 के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। फिर SOPLN हम यहाँ पे देंगे रिजल्ट इज प्लस c। अंडरस्टैंड। इसके बाद c इक्वल टू, ब्रेक होगा यहाँ पे। फिर हम केस 4 यूज करेंगे। c इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड n1 डिवाइड बाई n2। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे SOPLN कराएंगे। रिजल्ट इज प्लस c। अंडरस्टैंड। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे। ये चारों ऑपरेशन सब आपके परफॉर्म हो गए हैं। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो होगा वो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट, और इसमें हम SOPLN करा देंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक है, रॉन्ग चॉइस हो गया। और फिर ये आपका स्विच केस क्लोज होगा, फिर आपका मेन क्लोज होगा, फिर आपका क्लास क्लोज हो जाएगा। ये इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम आपका हो गया कंप्लीट। स्विच केस में, एक स्विच केस के अंदर हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे करते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया है। इस पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे किस तरीके से इसमें काम किया गया है। ये एक मेन्यू दिया गया था, मेन्यू देने के बाद फिर हम मेन्यू के अकॉर्डिंग जो वैल्यू यहाँ से यूजर जो भी वैल्यू देगा वो यहाँ पे पास होगा, मतलब 1 2 3 4 में से जो भी देगा वो इसमें स्टोर होगा। और ch के अकॉर्डिंग केसेज क्या होंगे, कंपैरिजन होकर के वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमने यहाँ पे केस में वैल्यू दी होगी। केस अगर 1 दिया गया होगा तो एडिशन परफॉर्म करके यहाँ पे ये आउटपुट आएगा और फिर यहीं से ब्रेक होकर के आउटपुट निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसके केस में देखेंगे तो इसके केस में भी ऐसे ही होगा। अगर 3 या 4 हम देते हैं तो सिर्फ ये रिजल्ट आएगा, फिर ब्रेक से ये बाहर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू।